नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। हम बीपीएससी पीजीटी हिंदी के प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं और दो प्रश्नों के बारे में हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं और आज के सत्र में हम और दो प्रश्न की चर्चा करेंगे, यानी ये तीसरा प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है। अगर आपने इससे पहले दो प्रश्न का एनालिसिस नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिए। तो प्रश्न है कि विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था। प्रश्न आया है कि विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। ए संस्कृत, बी अवहट्ट, सी पाली, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते हैं विकास की दृष्टि से जो प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था है वो क्या है? जी हाँ, वो है पाली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। तो इस प्रश्न के बेसिस पर आज हम हिंदी भाषा खंड के तीनों प्राचीन भाषा, मध्यकालीन भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कैसे हमारे लिए ये व्याख्यान महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो प्रश्न आया है ये भाषा खंड से प्रश्न है। पहले जो हमने दो प्रश्नों की चर्चा की थी वो दोनों प्रश्न आदिकाल से थे और ये तीसरा प्रश्न है भाषा से, और आगे इसी सत्र में चौथा प्रश्न भी जो मिलेगा वो भी भाषा खंड से ही है। तो जो टॉपिक है वो है हिंदी भाषा और उसका विकास के अंतर्गत भारतीय आर्य भाषाएं और हिंदी। आप जानते हैं कि भारतीय आर्य भाषाओं को के तीन चरण हैं मुख्यतः: प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत का स्थान है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आप देख पा रहे होंगे पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट्ट, और वहीं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत हिंदी, बांग्ला, उड़िया, मराठी और गुजराती शामिल होते हैं। और स्पष्ट रूप से आप देख पा रहे हैं कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में प्राकृत के पूर्ववर्ती जो स्थान है वो पाली का है और उत्तरवर्ती स्थान किसका है? अपभ्रंश का। तो इसका ध्यान रखेंगे। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत दो भाषाएं शामिल हैं। देखिए यहाँ पे कि भारत में भाषा का प्राचीनतम रूप क्या है? संस्कृत है, और भाषिक विशेषता के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है वैदिक संस्कृत और दूसरा है लौकिक संस्कृत। आप सभी जानते हैं कि वैदिक संस्कृत में वेद, वेदांग और आरण्यक जैसी ग्रंथ लिखे गए, और वहीं लौकिक संस्कृत में रामायण, वाल्मीकि की रामायण, वेद व्यास का महाभारत, चाणक्य का अर्थशास्त्र, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, कालिदास की रचनाएं अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम, रघुवंशम, सारी रचनाएं, कोई न कोई रचनाएं भी परीक्षाओं में पूछी जाती है। कादम्बरी और अष्टाध्यायी जो संस्कृत भाषा व्याकरण की पहली पुस्तक है, अष्टाध्यायी पाणिनि की, इसको भी ध्यान रखेंगे। और इन सब की भाषा क्या है? लौकिक संस्कृत है। आप यहाँ देख रहे हैं कि आगे बढ़ते हैं कि वैदिक ये प्राचीन भारतीय आर्य भाषा परिवार है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत क्या क्या शामिल है? वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। अब आती है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत पाली, प्राकृत और अपभ्रंश की चर्चा करेंगे। तो जिसमें सर्वप्रथम है पाली, और पाली जो है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की प्रथम अवस्था है। कभी कभी परीक्षा में इस तरीके से भी प्रश्न आते हैं कि मध्यकालीन आर्य भाषा की प्रथम अवस्था कौन सी है, और विकल्प दिए होंगे आपको पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और इनमें से कोई नहीं। तो पाली शब्द की व्युत्पत्ति के संदर्भ में विद्वानों के भिन्न भिन्न राय हैं, और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैंने शामिल किया है कि विधुशेखर भट्टाचार्य ने पाली की व्युत्पत्ति पंक्ति से माना है, मैक्स वॉलेशर ने पाली की व्युत्पत्ति पाटली से माना है, और वहीं सिद्धार्थ पाठ से पाली की व्युत्पत्ति मानते हैं। उदय नारायण तिवारी पा जोर नी जोर ली बराबर पाली से पाली की व्युत्पत्ति मानते हैं। पाली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ जो आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहला जो है बुद्ध घोष, और बुद्ध घोष की दो ग्रंथ जो पाली भाषा में लिखा गया है और प्रचलित है, अट्टकथा साहित्य और विशुद्धिमग।
बुद्धघोष की 2 कृति अट्टकथा साहित्य और विशुद्धिमग, और मोगलान की कृति मोगलान व्याकरण। और मोगलान व्याकरण जो है यह पाली भाषा का सर्वश्रेष्ठ व्याकरण है, ध्यान रखेंगे मोगलान व्याकरण। तो पाली जो है मध्यकालीन आर्य भाषा की प्रथम अवस्था है। और पाली शब्द की व्युत्पत्ति के संदर्भ में हमने विद्वानों के विभिन्न राय देखे, और पाली से संबंधित 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ अट्टकथा साहित्य विशुद्धिमग बुद्धघोष की कृति और मोगलान जो मोगलान व्याकरण है, यह पाली भाषा का सर्वश्रेष्ठ व्याकरण ग्रंथ है। अब हम संक्षेप में पाली भाषा के ध्वनिगत और व्याकरणिक विशेषताओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे पाली की ध्वनि संरचना संबंधी विशेषता। तो देखिए, ध्वनि संरचना में कच्चायन ने पाली भाषा में कुल 41 ध्वनियाँ स्वीकार की है, जिसमें उन्होंने 33 व्यंजन और 8 स्वरों का जिक्र किया है। तो कच्चायन के अनुसार पाली में कितनी ध्वनियाँ हैं? 41, और व्यंजन 33 और स्वर हैं 8। वहीं मोगलान जो आप पढ़ चुके हैं, पाली भाषा की व्याकरण की ये जो है सबसे उत्कृष्ट पुस्तक है मोगलान व्याकरण, उसके अंतर्गत मोगलान ने पाली में 43 ध्वनियाँ स्वीकार की है, जिसमें 33 व्यंजन और 10 स्वर शामिल हैं। संस्कृत के री और लृ पाली में समाप्त हो गए हैं और श और स का स्थान स ने ले लिया है। सरलीकरण के प्रयासों में संयुक्त व्यंजनों का रूप परिवर्तित होता जाता है। वहीं पाली की व्याकरणिक संरचना में आप देखेंगे कि पाली में संस्कृत के नपुंसक लिंग का लोप हो जाता है, नपुंसक लिंग का लोप हो जाता है। पाली में संस्कृत के द्विवचन का भी लोप हो जाता है, और असुविधा के लिए खेद है। और हम यहाँ पढ़ रहे हैं पाली की व्याकरणिक संरचना, और इसके साथ साथ पाली में संस्कृत के व्यंजनांत प्रतिपादिक जो हैं वह स्वरांत हो जाते हैं। व्यंजनांत प्रतिपादिक और स्वरांत, इसका मतलब आप समझिए कि यहाँ पर देखिए जगत है, जगत क्या है? व्यंजनांत है त, और ये कैसे हो जाते हैं? प्रतिपादिक स्वरांत हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए जगत का क्या हो गया? जग हो गया। राजन, उसी प्रकार व्यंजनांत प्रतिपादिक स्वरांत हो गया, राजन का क्या हो गया? राज हो गया। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे कि पाली में कच्चायन ने 41 ध्वनियाँ स्वीकार की है, मोगलान ने 43 ध्वनियाँ स्वीकार की है। संस्कृत के री और लृ पाली में समाप्त हो गए हैं, और श स का स्थान स ने ले लिया है। पाली की व्याकरणिक संरचना के अंतर्गत पाली में संस्कृत के नपुंसक लिंग का लोप हो जाता है, पाली में संस्कृत के द्विवचन का लोप हो जाता है, और पाली में व्यंजनांत प्रतिपादिक स्वरांत हो जाते हैं। आप जानते हैं बौद्ध साहित्य त्रिपिटक की भाषा भी क्या है? पाली है। इसके बाद हम आते हैं मध्यकालीन आर्य भाषा की दूसरी अवस्था जो है प्राकृत। और आप प्राकृत का समय जानते हैं, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक ये साहित्यिक भाषा के रूप में प्रचलित रही। यहाँ पर बात की गई है प्राकृत के विकास की अवस्था की, और इसका आप ध्यान रखेंगे, परीक्षा में इससे प्रश्न आते हैं कि तो प्राकृत की प्रथम अवस्था है पाली। देखिए ध्यान रखेंगे, प्राकृत की प्रथम अवस्था क्या है? पाली है। प्राकृत की द्वितीय अवस्था है प्राकृत, और प्राकृत की तृतीय अवस्था क्या है? अपभ्रंश है। तो इसका आप याद रखेंगे, प्राकृत के विकास की अवस्था में प्राकृत की प्रथम अवस्था पाली, प्राकृत की द्वितीय अवस्था प्राकृत, और प्राकृत की तृतीय अवस्था क्या है? अपभ्रंश है। नीचे प्राकृत की विशेषताओं के बारे में संक्षेप में चर्चा की गई है। सबसे पहले तो आप जानते हैं कि पाली में जो है विसर्ग के लोप होने की क्रिया शुरू हो गई थी, और वहीं प्राकृत आते आते ये जो विसर्ग युक्त अकारांत शब्द थे वो विसर्गहीन ओकारांत शब्द में बदल गए। अब इसका मतलब देखिए क्या है? तो विसर्ग युक्त, यहाँ देखिए क्या है? विसर्ग युक्त अकारांत। तो यहाँ क्या है? वीरह। तो ये विसर्ग युक्त भी है और अकारांत भी है, और चेंज किस में हो गया? विसर्ग युक्त विसर्गहीन ओकारांत में चेंज हो गया। तो विसर्गहीन ओकारांत में वीरह का क्या हो गया? देखिए विसर्ग युक्त अकारांत चेंज हो गया विसर्गहीन ओकारांत में, वीरह का क्या हो गया? वीरो। देवह, यह भी क्या है? विसर्ग युक्त अकारांत है और चेंज हो गया तो ओकारांत हो गया, और विसर्ग हट गया तो देवह का क्या हो गया? देवो हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि पाली में य का प्रयोग बहुत पर्याप्त मात्रा में होता था, लेकिन प्राकृत में य का ज हो गया। य का क्या हो गया? ज हो गया। यहाँ देखिए पाली में य का हो गया ज, और 2 उदाहरण मैंने लिए हैं। यश, यश का य का ज हो गया, तो य का ज और श का स आप यहाँ पढ़ चुके हैं कि यहाँ देखिए पहले आपने पढ़ा था कि श का क्या हो गया था? स हो गया था, वो पाली में ही हो गया था। तो य का ज हो गया, श का स हो गया, तो जस हो गया। ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा जो शब्द है, दूसरा शब्द आपके समक्ष है यह।
तो यहाँ पर दोनों फॉर्मूला लागू होता है। सबसे पहले हम यहाँ पढ़ चुके हैं कि विसर्ग युक्त अकारांत जो है, यहाँ है विसर्ग युक्त अकारांत, वो क्या हो जाएगा, विसर्गहीन हो जाएगा सबसे पहले, तो विसर्गहीन हो गया। और सबसे पहले पाली य चेंज हो गया ज में, यह चेंज हो गया ज में। विसर्ग युक्त है तो विसर्ग हट गया, और विसर्गहीन उसके बाद क्या होगा, ओ कारांत होगा, तो यह का क्या हो गया, ओ कारांत जो हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से भाषा में चेंज आपको देखने को मिलता है। तो आप समझ गए होंगे कि पाली में विसर्ग का लोप ऑलरेडी हो रहा था, वहीं प्राकृत में जो विसर्ग युक्त अकारांत शब्द थे उसको विसर्गहीन ओ कारांत बना दिया गया। पाली में य का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में होता था, वहीं प्राकृत में य का ज हो गया। आगे बढ़ते हैं। सारे प्रश्न जो मैंने कवर किए हैं इस वीडियो में, सभी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। और अंतिम में एक बिंदु देखिए, यहाँ पर छोटा सा टिमटिमाता बिंदु कि हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है, इसका भी ध्यान रखेंगे आप, वन लाइनर में कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो हम डिस्कस कर चुके हैं मध्यकालीन आर्य भाषा की पहली अवस्था पाली, मध्यकालीन आर्य भाषा की दूसरी अवस्था प्राकृत, और अब हमारे पास चर्चा हेतु उपस्थित है मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था अपभ्रंश। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको जानना चाहिए कि सबसे पहला तथ्य है कि अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य है धनपाल कृत भविष्यत कहा। अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य क्या है, भविष्यत कहा, जो धनपाल की कृति है। उसके बाद अपभ्रंश जो है यह उकार बहुला है। अपभ्रंश क्या है, उकार बहुला है। और तीसरा बिंदु सबसे महत्वपूर्ण है कि अपभ्रंश भाषा का प्रियतम छंद क्या है, दोहा है, इसका ध्यान रखेंगे। अपभ्रंश भाषा का जो प्रियतम छंद है वो क्या है, दोहा है। अगले बिंदु में हम बढ़ते हैं कि हरदेव बाहरी ने 7वीं से 11वीं शती को अपभ्रंश का स्वर्णकाल कहा है। हरदेव बाहरी ने 7वीं शती से 11वीं शती को अपभ्रंश का स्वर्णकाल कहा है। और वहीं अपभ्रंश की दो महत्वपूर्ण रचना जिससे आप परिचित हैं, पौमचर्यु जो स्वयंभू की कृति है और यह एक राम काव्य है, पौमचर्यु, और दूसरी कृति महापुराण जो पुष्पदंत की कृति है, और यह 10वीं शती इसका प्रकाशन वर्ष है। अपभ्रंश में ही हम आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि अपभ्रंश को अन्य विभिन्न नामों से जाना जाता है, अभंश, ग्रामीण भाषा, देशी भाषा, आभीर और आभीरोक्ति। तो अपभ्रंश को आभीर कहा है दंडी ने, और आभीरोक्ति कहा है भरत मुनि ने। इसके साथ साथ आप यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल के एक कथन पर विशेष ध्यान देंगे कि अपभ्रंश नाम पहले पहल वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख से मिलता है। जी हाँ, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य इतिहास में उद्धृत है ये पंक्ति कि अपभ्रंश नाम पहले पहल वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख से मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन को संस्कृत, पाली और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। वाक्यपदीयम में भर्तृहरि लिख रहे हैं कि सर्वप्रथम व्याड़ी ने संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न संस्कारच्युत, भ्रष्ट और अशुद्ध शब्द को अपभ्रंश कहा है। और वहीं अपभ्रंश को अवहत्त कहते नजर आते हैं स्वयंभू। तो तीनों स्टेटमेंट आप अपभ्रंश के बारे में याद रखेंगे। हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमने डिस्कस किया अपभ्रंश के बारे में, इसका ज़रूर आप स्मरण रखेंगे। और उसके बाद हमारे सामने उपस्थित होता है अवहट्ट, और अवहट्ट का समय आप जानते हैं मोटा मोटी 900 से 1100 ईस्वी है, और साहित्य में इसका प्रयोग 14वीं शती तक देखा जा सकता है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार अपभ्रंश अवहट्ट के बारे में कहती हैं सुनीति कुमार चटर्जी कि अवहट्ट भाषा अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी मानी जाती है। अवहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ज्योतिरीश्वर ठाकुर की कृति वर्ण रत्नाकर में हमें देखने को मिलता है। अपभ्रंश के 3 भेद हैं, पूर्वी, मध्यवर्ती और पश्चिमी। पूर्वी के अंतर्गत वर्ण रत्नाकर, कीर्तिलता और कीर्ति पताका शामिल हैं। मध्यवर्ती के अंतर्गत उक्त व्यक्ति प्रकरण, और पश्चिमी अवहट्ट के अंतर्गत प्राकृत पैंगलम को स्थान मिला है। अपभ्रंश अवहट्ट में घणाक्षरी छंद का प्रयोग नहीं होता है। इन 2 बिंदुओं का भी ध्यान रखेंगे कि इसमें घणाक्षरी छंद का प्रयोग नहीं होता है। और अपभ्रंश में अवहट्ट में कितनी मात्राएं होती है, चौपई में 15 मात्रा। चौपई में कितनी मात्रा होती है, 15 मात्राओं का प्रयोग होता है। आगे हम पुरानी हिंदी के बारे में एक महत्वपूर्ण कथन याद रखेंगे, गुलेरी जी का नाम। जी हाँ, बहुत बार परीक्षाओं में आपने देखा होगा, पूछा गया है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने परवर्ती अपभ्रंश को क्या नाम दिया। उन्होंने परवर्ती अपभ्रंश को कहा, जी हाँ,
पुरानी हिंदी। तो याद रखेंगे, पुरानी हिंदी किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने पुरानी हिंदी कहा। अब हम प्राचीन मध्यकालीन आर्य भाषा में हमने डिस्कस किया वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। मध्यकालीन आर्य भाषा में हमने पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अभट्ट और पुरानी हिंदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें देखी। अब हम संक्षेप में आधुनिक आर्य भाषा की ओर बढ़ रहे हैं। आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और प्रमुख आर्य भाषा की विशेषता यहाँ पर मैंने शामिल किया है। जैसे सबसे पहला है लहंदा। लहंदा जो लंडा लिपि में लिखी जाती है और यह शारदा लिपि की उपशाखा है। लहंदा का शाब्दिक अर्थ होता है पश्चिमी। दूसरा आप देख पा रहे होंगे पंजाबी। पंजाबी जो है यह पैशाची अपभ्रंश से विकसित हुई है और पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। और पंजाबी जो है परिनिष्ठित रूप से अमृतसर का स्थान है माझा, वहाँ पर यह पंजाबी भाषा परिनिष्ठित रूप से बोली जाती है। और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण बिंदु कि गुजराती जो भाषा है उसमें शिरोरेखा नहीं होती है। आप अवश्य शिरोरेखा समझते होंगे, तो गुजराती में शिरोरेखा नहीं होती है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। और फिर है हिंदी। और हिंदी में मैंने शामिल किया है हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां। तो किस क्रम में मैंने शामिल किया है? सबसे पहले है अपभ्रंश, फिर है उपभाषा और फिर उससे निकली हुई बोलियां। तो सबसे पहला देखिए शौरसेनी अपभ्रंश। और शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत है राजस्थानी, पहाड़ी और पश्चिमी हिंदी। शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत है राजस्थानी, पहाड़ी और पश्चिमी हिंदी। तो राजस्थानी के अंतर्गत मारवाड़ी, मालवी, मेवाती और ढूंढानी है। पहाड़ी के अंतर्गत कुमाऊनी और गढ़वाली बोली शामिल है। और वहीं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली जिसको कौरवी भी कहते हैं और हरियाणवी शामिल है। तो शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत राजस्थानी, पहाड़ी और पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली और हरियाणवी शामिल है। आगे बढ़ते हैं अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश से निकला है उपभाषा जो है वो है पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। वहीं मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी उपभाषा का विकास हुआ है। और बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण बोली भोजपुरी, मगही और मैथिली। ये स्लाइड बहुत महत्वपूर्ण है और एक प्रश्न आपको इस फिर जो परीक्षा होने वाली है उसमें आपको हिंदी की उपभाषा और बोली से प्रश्न देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये हॉट स्पॉट है हिंदी का। ठीक है, तो शौरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी, पहाड़ी और पश्चिमी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत शामिल है ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली और हरियाणवी। और अर्धमागधी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और मागधी के अंतर्गत बिहारी हिंदी, भोजपुरी, मैथिली और मगही। अब हम चलते हैं अपने डिस्कशन के। और ये देखिए एक नया प्रश्न आ गया जो चौथा प्रश्न है। और आप देखेंगे कि हमारे एनालिसिस से ही ये चौथा प्रश्न हमारे एनालिसिस के अंतर्गत ही आ गया। मैं इसलिए आपको बार बार कहता हूँ ये जो एनालिसिस मैं कर रहा हूँ उसके भीतर से ही कहीं ना कहीं प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम चक्कर लगा रहे हैं परीक्षक के माइंडसेट के आसपास कि वो जिस टॉपिक से प्रश्न बना रहा है उस टॉपिक से अन्य और कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं, हम उसको ट्रैक करने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस एनालिसिस में उसके माइंडसेट तक जाने का प्रयास करेंगे। या कोई भी नहीं बता सकता कि आने वाली परीक्षाओं में कैसे प्रश्न आएंगे, लेकिन हम कम से कम अपनी तैयारी से परीक्षक के माइंडसेट तक पहुंच रहे हैं, यह काफ़ी है। और चौथा प्रश्न ही आप इसका प्रमाण यहाँ पर दे रहा है कि ये देखिए प्रश्न है कि पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है। अभी तुरंत हमने पढ़ा है, यहाँ देखिए सभी बोलियों के बारे में, पश्चिमी हिंदी के बारे में पढ़ा। और पश्चिमी हिंदी में क्या क्या शामिल है? ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली और हरियाणवी। और यहाँ पर देखिए तो सबसे पहला विकल्प है कन्नौजी और अवधी। आप जानते हैं कि कन्नौजी, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी और खड़ी बोली ये तो है पश्चिमी हिंदी में, लेकिन अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी में आता है, इसलिए यह विकल्प गलत हो जाएगा। दूसरा विकल्प देखिए खड़ी बोली। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी में है, लेकिन बुंदेली, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ब्रज और बुंदेली ये दोनों किस में शामिल है? ये दोनों शामिल है पश्चिमी हिंदी में, क्योंकि तीसरा विकल्प जो आपके समक्ष उपस्थित है वो है ब्रज और बघेली। और आप जानते हैं बघेली जो है यह अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। तो हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा। तो आप देखें कि एक्सप्लेनेशन से किस प्रकार से हमने प्रश्न को डिकोड किया। तो आशा करता हूं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा होगा। आप टिप्पणी बॉक्स में अपने फीडबैक जरूर लिखें ताकि मुझे भी पता चले कि क्या आप इससे लाभान्वित हो रहे हैं या नहीं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।